अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 6 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है पोलर एक्सप्लोरर। अच्छा, एक बहुत मशहूर साहब के बारे में उनकी ज़िंदगी के अहवाल लिखा है ये। ठीक है, एक बायोग्राफी है, समझ लें। अ, एक बड़े मशहूर आदमी थे जिन्होंने बड़े ज़बरदस्त कारनामे सर अंजाम दिए दुनिया में। और ये कोई आज से 150 साल पहले की बात है, जबकि वो पैदा हुए थे। तो उनकी लाइफ को थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, और उस लाइफ से रिलेटेड जो एक्साइटिंग चीज़ें थी उनको भी थोड़ा सा इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया है। लेकिन बहुत कुछ है उसमें। ये तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो बहुत कम बातें बताई जा सकती थी इसमें। लेकिन अगर आप कभी खुद से जानना चाहें और थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चूँकि लिटरेरी चैप्टर नहीं है तो उसमें इतनी डेप्थ नहीं है कि आपको कोई कॉन्सेप्ट भी समझाने की ज़रूरत पड़े इस तरह का, कि मतलब कह कुछ रहे हैं बात कुछ और है। लेकिन ये कि हाँ, कुछ टर्म्स डिफ़िकल्ट ज़रूर होंगी, ख़ासतौर पर अगर आप इस तरह की बातें आपने पहले नहीं पढ़ी, कि ऐसे लोग जो कि एक्सप्लोरर्स होते हैं और जो कि दुनिया के उन इलाकों में गए हैं जहाँ पे कि नॉर्मली ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे यहाँ नहीं पाई जाती। तो कुछ टर्म्स ज़रूर मुश्किल आती हैं उसकी वजह से, कि ये क्या चीज़ होती है और ये क्या चीज़ होती है, तो मैं आपको समझा दूँगा। अदरवाइज़ चैप्टर मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रोनाल्ड एमंडसन was born in Norway in 1872। ये रोल्ड एमंडसन जो थे, ये साहब पैदा हुए थे नॉर्वे में, जो कि एक मुल्क है यूरोप का, और ठंडे ठंडे मुल्कों में से एक है। और आजकल की बात, ये तो 1872 की बात कर रहे हैं ना, आजकल दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों में से एक है नॉर्वे। हालांकि नॉर्वे की आबादी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन नॉर्वे के पास कुदरती वसाइल बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, और ऐसी कुछ सिचुएशन उसकी बन गई यूरोप में कि दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन मुल्कों में से इस वक्त नॉर्वे का शुमार होता है। हालांकि उस वक्त नहीं होता था। बहरहाल, तो एज अ चाइल्ड ही रेड अबाउट फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स। अच्छा, ये वो ज़माना था जब बरतानिया का की तूती बोल रही थी ना, बरतानिया का बड़ा राज था, पूरी दुनिया में बरतानिया का राज था। तो ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स, जिस मुल्क का राज होता है उस मुल्क के इंजीनियर्स भी मशहूर होते हैं, उस मुल्क के साइंटिस्ट भी मशहूर होते हैं, उस मुल्क की हर चीज़ मशहूर होती है, क्योंकि रिसोर्सेज होते हैं, पैसे होते हैं, तो वो उनकी मदद से अपने आवाम को और अपने आगे बढ़ने के जो ख्वाहिशमंद लोग होते हैं उनको मौके देते हैं। तो ब्रिटेन को ज़रूरत थी इस बात की कि नए नए रास्ते तलाश किए जाएँ, नई नई जगह ढूंढी जाएँ, ताकि वहाँ से रिसोर्सेज और हासिल किए जा सकें। तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे अपने लोगों को, कि कोई इस बात की ख्वाहिश रखता था कि वो आगे जाए, एक्सप्लोर करे चीज़ें दुनिया में। तो मशहूर थे जी ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स, ब्रिटिश की तरफ से सपोर्ट किए गए एक्सप्लोरर्स वैसे ही बहुत मशहूर थे। बचपन में वो उनके बारे में पढ़ के बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ करता था। एज अ चाइल्ड ही रेड अबाउट फेमस ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स। बचपन में बच्चे बच्चे होने की हैसियत से उसने पढ़ा बहुत ज़्यादा मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स के बारे में। एक्सप्लोरर्स वो लोग होते हैं जो दुनिया में घूम फिर के कोई नई नई चीज़ें दरियाफ्त करते हैं। ही जॉइंड एज मैनी स्पोर्ट्स टीम्स एज ही कुड एंड स्लेप्ट विद हिज विंडो वाइड ओपन despite the freezing cold Norwegian winters, so that he would be fit, strong, and ready if he got the chance to be an explorer. इतना ज़्यादा उसको, इतना इंस्पायर हो गया था वो इन कहानियों से एक्सप्लोरर्स की, कि उसने जितनी स्पोर्ट्स टीम हो सकती थी उन सबको ज्वाइन किया। यानी एक तो कुछ लोग होते हैं क्रिकेट खेलते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलेंगे, टेबल टेनिस भी खेलेंगे, तो हर हर टीम में घुस जाएंगे, हर मैच खेलने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत फिट होते हैं वो लोग। तो इसी तरह से ये एक ऐसे साहब थे जो हर स्पोर्ट्स में घुस घुस जाते थे, इतनी टीम्स ज्वाइन कर सकते थे कर लेते थे। और सर्दियां, हालांकि नॉर्वे में जैसे मैंने बताया एक ठंडा मुल्क है ज़्यादा, तो इसके बावजूद कि नॉर्वे की सख्त जमा देने वाली सर्दियां थी, वो अपनी खिड़की खोल के सोते थे, वाइड ओपन, बिल्कुल बिल्कुल खिड़की पूरी पूरी खोल के सोते थे, ताकि वो इस बात के लिए तैयार हो सकें कि वो फिट हों, ताकतवर हों, और तैयार हों इस बात के लिए कि अगर उनको एक्सप्लोरर बनने का मौका मिले तो बन सकें। क्योंकि एक्सप्लोरर जो है ना, उसको हर तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सख्त सर्दी का मौका मौका आ सकता है कि सख्त सर्दी से मुकाबला करना पड़े, गर्मी से मुकाबला करना पड़े, कोई बहुत मेहनत के काम करने पड़े, किसी जगह फंस जाए वहाँ से निकलना पड़े, तो इसलिए वो अपने आप को फिट रखने के लिए ये तमाम काम करते थे। Emerson's family worked in the ship industry, but his mother wanted him to avoid the dangers of a life at sea, so she encouraged him to be a doctor.
इनकी जो अम्मा थी, इनकी जो ख़ानदान था वो सारा का सारा शिपिंग इंडस्ट्री में काम करता था, यानी पानी के जहाज़ जो कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क सामान पहुंचाते थे, उन ये इनका ख़ानदान उसमें काम करता था। लेकिन इनकी अम्मी चाहती थी कि जो समंदर की ज़िंदगी के ख़तरात हैं उनसे इनको बचाएं। समंदर की ज़िंदगी के ख़तरात उस ज़माने में तो ज़्यादा ही होते थे कि रफ सी है, तूफ़ान आ गया, तबाही हो गई, समंदर में डूब गए, अब बचाएगा कैसे कोई। आजकल तो होता है ना, कोई जहाज़ अगर ख़तरे में आ भी जाता है तो बेहतरीन नए जदीद कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, फ़ौरन बता दिया जाता है मेरा जहाज़ मसले में है, तो वो हेलीकॉप्टर से लोग आ जाते हैं, बचा के ले जाते हैं। उस ज़माने में तो ना हेलीकॉप्टर्स थे ना कम्युनिकेशन के इतने ज़बरदस्त ज़राए थे, तो समंदर की ज़िंदगी बहुत ख़तरनाक होती थी। तो उसकी अम्मी नहीं चाहती थी कि वो इस ख़तरनाक ज़िंदगी को अपनाए, तो उन्होंने उसको इनकरेज किया, उसको हौसला दिया, उसको बढ़ावा दिया कि वो डॉक्टर बने। ही ओबेड हिज मदर्स विशेस। अच्छा इंसान था तो अपनी अम्मी की बात उसने मानी। एंड व्हाइल कंटिन्यूइंग टू रीड अबाउट एक्सप्लोरर्स, लेकिन जो एक्सप्लोरर्स थे, सयाह थे, घूमने फिरने वाले लोग थे, उनके बारे में वो पढ़ता रहा। when he was 21 years old, his mother died. जब वो 21 साल का था तो उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया। Emerson left university and began his life as an explorer. तो चूंकि अब अम्मी ही नहीं रही तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं अपने हिसाब से चल लेता हूँ। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और अपनी ज़िंदगी एक सयाह के तौर पे शुरू की। ना सिर्फ सयाह बल्कि एक ऐसा इंसान जो कि नई नई जगहें तलाश करते हैं, नई नई जगहें ढूंढना, नए नए इलाकों में जाना, जहाँ पहले कहीं कोई नहीं गया वहाँ जाना। अब तो दुनिया के बहुत ज़्यादातर इलाके एक्सप्लोर कर लिए गए ना। अब दुनिया, क्योंकि हवाई जहाज़ भी आ गए, जैसे मैंने कहा है, हेलीकॉप्टर भी आ गए, जदीद ज़राए आ गए ट्रैवलिंग के, तो इंसान तकरीबन पूरी दुनिया के हर मौके पे, हर हर इलाके में घूम के आ गया। लेकिन ये आज से 200 साल पहले ऐसा नहीं था। बहुत बहुत से ऐसे मुल्क, बहुत से ऐसी जगह थी, बहुत से ऐसे इलाके थे जहाँ इंसान कभी गया ही नहीं था। उनको एक्सप्लोर करने का भी वक्त बाकी था, चीज़ें देखनी बाकी थी। आज 100% तो वैसे अभी भी नहीं हुआ, अभी भी कुछ ना कुछ जगह तो ऐसी ज़रूर हैं जहाँ इंसान नहीं जा सका, लेकिन ये अभी मौका नहीं है इस डिस्कशन का। अमरिंदर की कुछ अचीवमेंट्स, कुछ जो उसने ऐसे ज़बरदस्त कारनामे सर अंजाम दिए, उनके बारे में लिखा है। ही वॉज द फर्स्ट टू पास थ्रू नॉर्थ वेस्ट पैसेज इन द आर्कटिक ओशन। तो जी एक समंदर है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आर्कटिक ओशन का नॉर्थ वेस्ट कहाँ होता है, दिखा देता हूँ अभी आपको। तो ये देख लीजिए, मैंने वर्ल्ड मैप लगाया है। इसमें अगर आप देखें तो हम यहाँ कहीं हम लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारा रीजन है, जबकि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं नॉर्वे से। देखें ये रहा नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे नज़र आ रहा है आपको। तो नॉर्वे से ये निकले और ये उन लोगों में से थे जिन्होंने कि आर्कटिक ओशन, जो कि दुनिया का सबसे ठंडा और जो दुनिया के टॉप पे पाए जाने वाला समंदर है, जो साल के कुछ हिस्से तो पूरा जमा ही रहता है, ठीक है। तो ये देखें, ये आर्कटिक ओशन है। तो आर्कटिक ओशन को तक पहुंचने के मुख्तलिफ रास्ते ढूंढे जा रहे थे उस ज़माने में। तो उनमें से एक रास्ता आर्कटिक ओशन का था, नॉर्थ वेस्टर्न पैसेज। ये रास्ता जो है वो इन्होंने डिस्कवर किया था, इनसे पहले किसी को नहीं पता था कि ये भी एक रास्ता आर्कटिक ओशन को जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह के काम करते थे, किए हुए हैं इन्होंने। वापस चलते हैं जी। ही वॉज अ He was in the first expedition to reach South Pole on 14th December 1911। दुनिया के दो पोल्स हैं, दुनिया के दो सिरे हैं कह लें। एक दुनिया का नॉर्थ पोल है, एक दुनिया का साउथ पोल है। वहाँ पर खंबा नहीं है कोई, बल्कि दुनिया का जो मैग्नेटिक पोल्स हैं, इसकी वजह से इनको नॉर्थ और साउथ कहते हैं। तो नॉर्थ पोल में आर्कटिक ओशन है, तो यहाँ की भी इन्होंने खूब सैरें की और चीज़ें दरियाफ्त की। और साउथ पोल में बहुत बड़ा, एक बड़ा मसला है, अंटार्कटिका यहाँ पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इन्होंने पहुँचे, और जो पहली टीम एक्सपीडिशन यानी इसकी तलाश में, इसकी खोज में निकली थी, उसके हिस्से थे 1911 में, जो साउथ पोल की तलाश में निकले थे, या साउथ पोल को डिस्कवर करने के उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वो जो टीम निकली थी। इन 1926 ही लेड अ सक्सेसफुल एक्सपेडिशन टू नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल को भी इन्होंने 1926 में फ़तह कर लिया, मतलब वहाँ तक पहुँच गए। फ़तह करने को वहाँ था कुछ नहीं, लेकिन वहाँ तक पहुँच गए। ही इज़ recognized as the first person to have reached both poles। ये दुनिया के पहले एक ऐसे आदमी थे जो नॉर्थ पोल भी पहुंच चुके थे और साउथ पोल भी पहुंच चुके थे। अब दुनिया में और भी ऐसे लोग हैं जो दोनों पोल्स घूम के आ चुके हैं, और वो कोई ऐसी जगह है नहीं वैसे बाय द वे जो कि घूम ही जाए, वहाँ घूमने में बड़ा मज़ा आए। ये कुछ ख़ास किस्म के ही लोग होते हैं जो दिमागी तौर पे इतने टफ होते हैं, और उनको ये शौक़ होता है अपनी ज़िंदगी को इस लेवल पे मुश्किल में डालने का,
कि वो दुनिया की मुश्किल तरीन जगहों पे देखना चाहते हैं और जाके वहाँ से होके आना चाहते हैं। तो इट्स नॉट इजी, या इट्स नॉट जस्ट फन टू गो टू द नॉर्थ पोल और द साउथ पोल। ये एक बहुत मुश्किल गुजार, बहुत सख्त ज़िंदगी वहाँ पे वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको गुजारनी पड़ती है। ऑल्दो कि अब बहुत जदीद तरीके आ गए हैं, उसके बावजूद अब हर वक्त वहाँ पहुँच भी नहीं सकते, इतना डिफ़िकल्ट वहाँ का टेरेन और इन्वायरमेंट और वेदर है। खैर, ठीक है। इन अर्ली एक्सपेडिशंस अमंडसेन वाज पार्ट ऑफ द क्रू। शुरू के जो उनके एक्सपेडिशंस थे, उनकी जो सफ़र थे, उनमें अमंडसेन जो है वो क्रू का पार्ट होते थे। क्रू कौन होते हैं? वो लोग जो कि जहाज़ चलाने में मदद करते हैं, तो उन लोगों का पार्ट बन के जाते थे। शुरू में अपना कोई जहाज़ तो नहीं होगा इनके पास, तो ये किसी जहाज़ के कैप्टन के पास मुलाजिम होकर चले जाते होंगे। ही वॉच्ड, लिसन एंड लर्नड सम यूज़फुल स्किल्स। लेकिन वो वहाँ पे भी जब जाते थे तो चीज़ों को गौर से देखते थे और लोगों की बातों को गौर से सुनते थे और सीखते थे। और ऐसे ही लोग भी सीखते हैं बच्चों, जो कि गौर से देखते हों और गौर से सुनते हों। हर वक्त अपनी बड़बड़ करते रहने वाले लोग बहुत कम सीखते हैं। खामोशी से दूसरों की पहले अच्छी तरह सुन लो, तो उससे आप बहुत कुछ पहले ही सीख जाते हैं, इससे पहले कि आपके ऊपर कोई मुश्किल है, आप दूसरों की मुश्किलों से बहुत कुछ सीख चुके होते हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ सुना, देखा और फिर उसकी वजह से सीखा बहुत सी काम की बातें। ठीक है। Once on a ship trapped in ice, he observed how the doctor's hunting skills provided the crew with fresh meat and kept them free from scurvy. एक दफ़ा जहाज़ जो है वो बर्फ़ में फंस गया था। अच्छा, इस तरह के जो एक्सपेडिशंस होते हैं ना, जो नॉर्थ पोल को जा रहे हैं, साउथ पोल को जा रहे हैं, वहाँ समंदर अक्सर पानी जम जाता है और बाज़ औक़ात जहाज़ उसमें ट्रैप हो जाता है, ना आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे बढ़ हो पा रहा है, और इतना भारी होता है जहाज़ कि उसको धक्का लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो उन्होंने देखा कि एक डॉक्टर था वहाँ पे, जिसको कि शिकार करना आता था। तो उसके शिकार करने के जो स्किल थी, उसकी वजह से जो बाकी सारा क्रू था, उसको ताज़ा गोश्त मिलता रहा और उन सबको जो है वो स्कर्वी से महफूज रहे। स्कर्वी क्या होता है? स्कर्वी इज़ अ डिजीज़ कॉज्ड बाय लैक ऑफ विटामिन सी। अगर इंसान को बहुत ज़्यादा अरसे तक विटामिन सी ना मिले तो इट कैन लीड टू इलनेस, वो बीमार हो सकते हैं। और उसकी वजह से क्या बीमारी होगी? लॉस ऑफ टीथ एंड डेथ फ्रॉम ब्लीडिंग। इंसानों के दांत ख़त्म हो जाएंगे और उनको खून बहना शुरू हो जाएगा उनके जिस्म में से, जिससे वो मर जाएंगे। तो अगर आपको मुस्तकिल बहुत अरसे तक विटामिन सी की कमी रहे तो फिर अब ज़ाहिर है, अगर कोई जहाज़ 6 महीने किसी इलाके में फंस गया और खाने को कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही जहाँ से कि विटामिन सी का सोर्स पैदा हो, तो वहाँ स्कर्वी हो सकती है। तो वहाँ अगर ताज़ा गोश्त मिल जाए, तो गोश्त में जो है वो विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, तो उसकी मदद से वो बच सके। तो उन्होंने महसूस किया कि देखो किस तरह से इसके अंदर जो इसके पास जो हुनर था शिकार करने का, उसने बाकी सबको ताज़ा गोश्त प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से वो बच गया एक बड़ी बीमारी से। तो ये भी इन्होंने देखा। When he was 28 years old, Amundsen became the leader of expedition with his own ship. जब अमंडसन जो है वो 28 यानी 28 साल के हुए, तो वो ख़ुद अपने ही एक सफ़र पे जाने वाली टीम के हेड बन गए, लीडर बन गए, और अपना ही उन्होंने एक जहाज़ लिया जिसका नाम जोआ था। और द शिप इज़ स्टिल ऑन डिस्प्ले एट द फ्रैम म्यूज़ियम इन ओस्लो। और ये ओस्लो में ये जहाज़ आज भी डिस्प्ले पे मौजूद है। इसको संभाल के रखा गया क्योंकि इन्होंने बड़े काम किए। तो जो लोग बड़े काम करते हैं उनकी बहुत सी चीज़ों को संभाल के रखा जाता है, तो इस तरह से इनका जहाज़ भी आज तक संभाल के रखा गया है एक म्यूज़ियम के अंदर। ठीक है। तो अमंडसन जो है वो आखिरकार अपने एक्सपीडिशन के लीडर बन गए, उनके पास अपना जहाज़ आ गया जोआ के नाम से। From 1903 to 1906, Amundsen took a crew of 6 men on Joa on an expedition to find a route through the Northwest Passage. अच्छा, क्यों जाना चाह रहे हैं? तो ये ध्यान में रखें, पूरी दुनिया इस वक्त ये सोच रही है, ये अभी तरक्की का दौर शुरू होने वाला है, नई ईजादात हो रही हैं। तो ये जो नॉर्दर्न पोल का एरिया था ना, यहाँ पे मैग्नेटिक रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि दुनिया का ये पोल क्यों बना हुआ है। मैग्नेटिज्म, जब दुनिया के अराउंड मैग्नेटिक वेव्स हैं, वो नॉर्दर्न एरिया की तरफ क्यों जाके एंड हो रही हैं। तो इस पे काफ़ी रिसर्च थी जो लोग करना चाहते थे। इसी तरह से समंदरों के पानियों के ऊपर रिसर्च थी। तो बहुत कुछ था जो नहीं जानते थे इंसान दुनिया के बारे में, जो कि वहाँ जाके पता चल सकता था। तो लोग चाहते थे कि कोई रास्ता मिले जो हम वहाँ पे जा सकें, किसी तरह से पहुँच सकें। तो अभी तो रास्ता भी नहीं पता था कि वहाँ जाएंगे कैसे। तो फ्रॉम 1903 to 1906, Amundsen took a crew of 6 men
on your on an expedition to find a route through the northwest passage। तो अभी रास्ता ही तलाश करने के ख्याल से ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज वो रास्ता जैसे मैंने भी दिखाया था आपको नॉर्थ पोल पहुंचने के लिए। तो इन्होंने 6 साथी अपने साथ शामिल किए मेंबर ऑफ द क्रू के तौर पे और एक सफ़र को निकले कि हम रास्ता तलाश करेंगे ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज का। इस पे डॉक्यूमेंट्रीज भी मौजूद हैं जनाब, बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था ये। तो आप अगर यूट्यूब पे इवेंट सर्च करेंगे ना कि अमेंडसन के बारे में, तो आपको इस पर प्रॉपर अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई मिल जाएगी कि कैसे गए थे, किस तरह से लोगों को तलाश किया था। इनकी तस्वीरें मिल जाएंगी, जहाज़ की तस्वीरें मिल जाएंगी, क्रू की तस्वीरें मिल जाएंगी, रास्तों को बड़े अच्छे से दिखाएंगे वो। तो आप चाहें तो वो ज़रूर देखें। The Northwest Passage is the name of the sea route through the Arctic Ocean from the Atlantic to the Pacific। एक रास्ता है नॉर्थ वेस्ट पैसेज का, पैसेज एक रास्ते का नाम है जो कि समंदरी रास्ता है जो आर्कटिक ओशन जहाँ पे कि इनको जाना था और उसके थ्रू फिर इवेंचुअली इनको नॉर्थ पोल जाना था तक जाता है फ्रॉम अटलांटिक टू पैसिफिक, अटलांटिक और पैसिफिक से होता हुआ। ड्यू टू वेरी कोल्ड टेम्परेचर्स, बहुत ज़्यादा सर्द दर्जा हरारत की वजह से द एरिया इज़ फ्रोजन ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये रास्ता अक्सर औकात तो जमा ही रहता है। फॉर अ शॉर्ट वाइल ईच ईयर द आइस अराउंड द लैंड इन द नॉर्थ ऑफ कैनेडा कैन ब्रेक अप इनफ टू अलाउ वेसल्स थ्रू। वेसल्स यहाँ पे कहेंगे पानी के जहाज़ों को। तो कुछ वक्त ऐसा आता है, कुछ बहुत थोड़े से वक्त के लिए ऐसा होता है साल में कि वो जो बर्फ़ है उस ज़मीन के चारों तरफ जो कि कनाडा के नॉर्थ में वाक़ है ये इलाका, वो इतनी टूट जाती है, इतनी पिघल जाती है कि कुछ जहाज़ वहाँ से गुज़र सकें। योआ वॉज मच, ये भी मैंने आपको नहीं बताया कि ये प्रोनाउंस कैसे करेंगे। ये योआ है, इसको आप समझ लें कि ये योआ है, ठीक है। योआ योआ वॉज स्मॉल इनफ टू पास थ्रू दीज वाटर्स। योआ इतनी छोटी थी, बहुत बड़ी नहीं थी। 6 बंदों का क्रू है तो सोच लें कितना बड़ा जहाज़ होगा। इसकी तस्वीरें भी मौजूद हैं, तो वो भी अभी टाइम मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो छोटा सा जहाज़ था, तो वो इतना छोटा था कि आराम से इस रास्तों से गुजर सकता था ओवर द शैलो एरियाज़। और चूँकि ये समंदर बहुत गहरा भी नहीं है, बहुत सी जगहों पे ऐसा है कि ज़मीन इतनी करीब आ जाती है कि बहुत बड़ा जहाज़ हो तो वो ज़मीन से टच हो जाए। अगर जहाज़ ज़मीन से टच हो गया नीचे तो फिर उसको हिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जगह जगह बर्फ़ में से गुजरना और ओवर द शैलो एरियाज़ दैट वुड हैव रैक्ड बिगर शिप्स, और आसानी से गुजर सकता था ऐसे कम पानी वाले इलाकों में से जो कि बड़े जहाज़ों को जो है वो तबाह कर देते। कम पानी है तो नीचे से ज़मीन सख्त है, वो टकराएगी और बड़ा जहाज़ तबाह हो जाएगा। लेकिन छोटा जहाज़ तबाह नहीं होगा क्योंकि वो ज़मीन से टकराएगा ही नहीं, क्योंकि वो इतना वज़नी ही नहीं है। ड्यूरिंग द विंटर्स व्हेन द शिप वाज फ्रोजन इनटू आइस, द क्रू वॉच्ड द इनुइट who lived there and picked up important Arctic survival skills such as using dogs to travel by sledge। सख्त सर्दियों के दिनों में जब जहाज़ जम जाता था बर्फ़ के अंदर, अच्छा अब जा रहे हैं, पता है कि ऐसा रास्ता है कि आधे रास्ते में जाके हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और कहीं जाके बर्फ़ जम भी जाएगी जहाज़ के चारों तरफ और जहाज़ आगे नहीं बढ़ेगा। तो फिर क्या होता था, वो जो क्रू था उन्होंने देखा कि कैसे ये इनुइट लोग जो हैं ये अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और उन्होंने सीखी बहुत सी अहम ऐसी स्किल्स, ऐसे तरीक़ेकार ज़िंदगी गुजारने के जो कि आर्कटिक में रहने वाले उस इलाके में, जो आर्कटिक यानी नॉर्थ पोल के करीब का इलाका है उसको आर्कटिक कहते हैं, उस इलाके में रहने वाले इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कुत्तों का इस्तेमाल स्लेज के लिए। स्लेज क्या होती है, एक छोटी सी गाड़ी नुमा चीज़ होती है जो कि छोटे छोटे कुत्ते खींचते हैं उसको। तो अगर आपको मौका मिले तो इसके ऊपर बहुत से कार्टून्स मौजूद हैं कि स्लेज को खींचने वाले कुत्ते कितने बहादुर होते थे और क्या क्या उन्होंने किस किस तरह से किन किन मौक़ों से खींचते थे। तो क्यों भाई कुत्ते ही क्यों बांधे जाते थे इन एरियाज़ में, क्योंकि अक्सर इलाके में पानी के ऊपर बर्फ़ जमी होती थी और उसके ऊपर से गुजरने के लिए आपको ऐसे जानवर चाहिए होते थे जो कि स्लेज को खींचे लेकिन खुद भारी ना हो, क्योंकि वो जानवर भारी होगा तो उसके वज़न से बर्फ़ टूटना शुरू हो जाएगी और गाड़ी अंदर गिर जाएगी पानी में। तो कुत्ते बेहतरीन इसमें काम करते थे। तो 10-10 12-12 कुत्तों की टीम्स होती थी जो कि मिलके पूरी स्लेज खींचा करती। तो ये इन्होंने वहाँ से सीखा एंड दीज वर यूज़फुल ऑन लेटर एक्सपीडिशंस टू द नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल तक पहुँचने के लिए जो बाद में इन्होंने मज़ीद सफ़र किए उनमें ये वाली ट्रिक्स और ये वाली स्किल्स उन्होंने सीखी थी, काफ़ी काम आई। अमेंडसन ऑल्सो स्टॉक्ड अप ऑन फर्स टू वेयर विच वर मच वार्मर दैन द वुलन क्लोथ्स ही हैड। और अमेंडसन ने उन लोगों को देख के जो वहाँ पे रहते थे, वहाँ के रिहायशी थे, उनको देख के सीखा कि बजाय इसके कि हम वूल के क्लोथ्स पहने, ऊनी को कपड़े पहने,
जो कि कम गर्म होते हैं, उसके बजाय क्यों ना हम फ़र पहने। फ़र जो होता है वो जानवरों को का जो की खाल होती है उसका बनाया जाता है, ऐसे जानवरों का जो कि मोटी खाल वाले जानवर होते हैं, जो बड़े बालों वाले जानवर होते हैं, तो उनको मार के जो उनकी खाल से जो कपड़े बनाए जाते हैं उनको फ़र्ज़ कहते हैं। तो उसने सीखा कि फ़र्ज़ जो है वो यहाँ पे ज़्यादा अहम है, उनको इस्तेमाल करना, वो ज़्यादा गर्म रखते हैं इंसान को बनिस्बत वुलन क्लोथ्स के। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से जो ये इनुइट लोग हैं, ये कौन है? इनको बहुत से लोग एस्किमोज़ भी कहते हैं। एस्किमोज़ जो हैं वो लोग जो कि इस इलाके में रहते थे, जो कि इंतहाई सख्त सर्द इलाके में, कनाडा से नॉर्दर्न एरिया में, इस जो आर्कटिक का एरिया है, यहाँ पे जो लोग रहते थे इनको इनुइट कहते हैं। और इनका बिल्कुल डिफरेंट लाइफस्टाइल होता है, बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारते हैं, पता नहीं क्यों रहते हैं। मतलब ये है इंसान के साथ कि जो जहाँ पैदा होता है बस फिर वहीं रहना चाहता है। हालांकि इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ है, इतनी डिफ़िकल्ट लाइफ है कि हम आप तो शायद सोच भी नहीं सकते वहाँ रहने का, लेकिन बहरहाल वहाँ पे वो लोग रहते हैं। अच्छा, गेटिंग टू द नॉर्थ पोल वाज अ चैलेंज। नॉर्थ पोल पर तक पहुँचना एक बड़ा चैलेंज था, बड़ा मुश्किल काम था। और फर्स्ट अमेंडसन ट्राई टू गो बाय शिप। पहले तो अमेंडसन ने जहाज़ के ज़रिए जाने की कोशिश की, बट इट गॉट स्टक इन आइस, लेकिन वो बर्फ़ में फंस गया। ही हैड टू थिंक ऑफ अनदर वे टू अचीव हिज गोल। उसको एक और तरीका सोचना पड़ा कि वो अपने इस मकसद पे कामयाब हो सके। एंड डिसाइडेड टू ट्रैवल बाय प्लेन। और उस वक्त तक जहाज़ भी आ गए थे, तो उसने फैसला किया कि मैं हवाई जहाज़ से सफ़र करूँगा। द फर्स्ट अटैम्प्ट इन 1925 वाज डेंजरस एंड अनसक्सेसफुल। पहली कोशिश जो उसकी थी 1925 में, चूँकि जहाज़ इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं थे, तो जो भी जहाज़ की कैफियत थी वो उसकी मदद से उड़ रहे थे, तो वो काफ़ी ख़तरनाक भी थी और कामयाब भी ना हो सकी। फाइनली इन 1926 एमंडसन मेड इट टू द नॉर्थ पोल। फिर आखिरकार 1926 में एमंडसन जो है वो नॉर्थ पोल पहुँचे। 3 other people claimed separately to have got to the North Pole before Amundsen, but all of these have been disputed. अमंडसन से पहले 3 और लोगों ने कहा कि हम नॉर्थ पोल पहुंच चुके हैं, लेकिन इन तमाम तीनों लोगों की जो क्लेम थे, जो उनके जो इन्होंने ये कहा था कि जी हम पहुंच चुके हैं, तो इनके क्लेम्स में डिस्प्यूट्स हैं। डिस्प्यूट का मतलब होता है कि कंफर्म नहीं है, लोगों को इसके ऊपर शक है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं इन्होंने सही नहीं कहा, कुछ लोगों ने कहा नहीं ये नहीं पहुंच सके थे, कुछ लोगों ने कहा इस बात का सबूत नहीं है कि यहाँ पहुंचे थे। तो ऐसी सूरत में इख्तिलाफ होने को डिस्प्यूट कहते हैं। तो उनके जो इससे पहले के जो लोग 3 लोग इससे पहले वहाँ पहुँचने का दावा कर चुके थे, क्लेम कर चुके थे, उनके इस दावे के ऊपर लोगों को इख्तिलाफ़ है, लेकिन एमंडसन के दावे पे इख्तिलाफ़ नहीं है। उसका दावे पे लोगों ने माना कि हाँ वो ज़रूर ही पहुँचा था। Amundsen's skill and perseverance made him the first person to be able to claim that he had been to both poles. Amundsen की जो सलाहियतें थीं, स्किल्स और परसिवेरेंस, उसका मुस्तकिल मिजाजी से लगे रहना ना, नहीं मैं तो करके ही छोड़ूंगा, तो ये परसिवेरेंस कहलाती है। तो उसकी जो परसिवेरेंस और उसकी जो सलाहियतें थीं, उसकी वजह से वो इस काबिल हो सका कि वो बना एक ऐसा आदमी जो कह सके कि मैं दुनिया के दोनों पोल्स पे होके आया हूँ। He said that his successes came from proper preparation and having the appropriate equipment. उसने कहा मेरी कामयाबियों का राज जो था वो ये था कि मैं सही तरीके से तैयारियां करता था और मेरे पास मुनासिब इक्विपमेंट होती थी जो उस काम के लिए ज़रूरी होती थी। जो साजो सामान होता था मैं सही मुनासिब एग्जैक्ट वो जो सामान चाहिए होता था वो मैं लेके जाता था। He said victory awaits him who has everything in order. जिसके पास चीज़ें तरतीब के साथ मौजूद हों, जो अच्छा सा प्लान कर सकता हो, फतह उसका इंतज़ार कर रही होती है, वो ये कहा करता था। अमंडसन wrote about his experiences in his autobiography My Life as an Explorer. अमंडसन ने इन अपने तजर्बात के बारे में लिखा है अपनी ऑटोबायोग्राफी में, जिसका नाम है माई नेम एज एन एक्सप्लोरर, माई लाइफ एज एन एक्सप्लोरर। तो ये ज़रूर अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ के देखे, इसमें बड़े मज़े मज़े के वाक़यात हैं। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं एक ऐसी ज़िंदगी की हालात की किताब जो किसी ने खुद अपने बारे में लिखी हो। अगर किसी और ने किसी के बारे में लिखी है तो उसको बायोग्राफी कहते हैं, अगर किसी ने खुद अपने बारे में लिखी है तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो उसमें से कुछ उन्होंने एक ना पेज लिया है अमंडसन की उस ऑटोबायोग्राफी में से, तो उस पेज को पढ़ के भी आपको बड़ा मज़ा आएगा। इंटरेस्टिंग सा पेज है जो उसने अपने बारे में लिखा है कि मैं क्या कर रहा था। तो शुरू करते हैं। वन डे 2 of the boys and I were standing on the deck when one of them exclaimed, There is a caribou. एक दिन 2 मेरे साथी जो लड़के थे वो और मैं खड़े थे हम डेक पे। डेक क्या होता है? जहाज़ का अर्शा, जो जहाज़ के ऊपर खड़े होने की जगह होती है। तो वहाँ पे हम खड़े थे, तो एक ने चिल्ला के कहा या एक ने हैरान होके कहा
कि अरे वो देखो वो एक कैरिबो है। कैरिबो जो है वो सख्त सर्द इलाकों के अंदर पाया जाने वाला एक हिरन है, बड़े से साइज़ का होता है, काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। तो उसने इशारा किया, ही पॉइंटेड टू अ स्मॉल ब्लैक ऑब्जेक्ट जस्ट ऑन द स्काईलाइन ऑफ वन ऑफ द इंसर्कलिंग हिल्स। उसने इशारा किया एक बहुत बहुत छोटे से काला से कोई चीज़ थी, जो कि बिल्कुल जो आसमान की हद निगाह जहाँ पे होती है ना, तो वहाँ पे उसको नज़र आ रही थी, बिल्कुल जहाँ आसमान और ज़मीन जाके मिल रहे होते हैं। तो स्काई लाइन पे नज़र आ रही थी, कहाँ पे, और जो आस पास के उनके चारों तरफ कुछ पहाड़ियाँ थीं जिन्होंने उस जगह को घेर रखा था। तो उन पहाड़ियों के बिल्कुल बिल्कुल उस कोने पे जाके नज़र आ रही थी कुछ काला सा धब्बा या काली सी चीज़, जिसको देख के उसने कहा कि ये शायद कैरिबो है, वो कोई हिरन सा है जो कि वहाँ से पाया जाता है। द अदर मैन हु हैड द बेस्ट विजन ऑफ द थ्री, दूसरा आदमी जिस जो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जिसकी नज़र तेज थी, लुक्ड स्टेडफास्टली एट द ब्लैक ऑब्जेक्ट, उसने गौर से देखना शुरू कर दिया उस काली चीज़ को। फॉर अ मोमेंट एंड देन टर्न टू हिज कंपेनियन, एक कुछ लम्हों के लिए उसने उस चीज़ को गौर से देखना शुरू कर दिया, फिर अपने साथियों की तरफ मुड़ के बोला एंड सेड, और कहा, दैट कैरिबो वॉक्स ऑन टू लेग्स, अरे भाई वो जिसको तुम कैरिबो कह रहे हो वो तो दो टांगों पे चल रहा है, तो मतलब कैरिबो नहीं है। Sure enough, close scrutiny confirmed his quick perception that this was not a caribou but an Eskimo. और ये बात बिल्कुल सही साबित हुई कि उसने जो गौर से देखा था, इसने उससे ये साबित हुआ कि उसकी जो परसेप्शन थी, उसका जो अंदाज़ा था कि वो कैरिबो नहीं बल्कि कोई एस्किमो है, वो सही साबित हुआ। एस्किमो मैंने बताया ना, वो लोग जो कि कनाडा के नॉर्दर्न एरियाज़ में रहते हैं, सख्त सर्द इलाकों में, बर्फीले इलाकों में। Some other two-legged caribous joined first, फिर कुछ और भी दो टांगों के कैरिबो, दो टांगों के हिरन आए, यानी कि वो इंसान मजाक में कह रहे हैं इनको। पहले शुरू में वो कुछ दूसरे आए, until 5 figures were outlined against the sky, यहाँ तक कि वो जो आते जा रहे थे उनमें कोई 5 लोग जो हैं वो नज़र आने लगे इस आसमान के बैकग्राउंड में। यानी बैकग्राउंड में आसमान था और पीछे से पूरा वाइट था, और उस पे ये काले काले से धब्बे 5 लोग आते हुए नज़र आ रहे थे। देन दे एडवांस टूवर्ड्स अस इन अ बॉडी, इन अ बॉडी का मतलब मिलके एक दूसरे के साथ, तो वो आए हमारी तरफ बढ़े मिलके एक दूसरे के साथ। आई सेंट द टू बॉयज़ फॉर देयर राइफल्स, मैंने दोनों लड़कों को भेजा कि पकड़ के अपनी राइफल से पकड़ के लाओ, शाबाश। एंड द थ्री ऑफ अस एडवांस टू मीट देम, तो हम 5 में से 2 को मैंने पीछे भेज दिया राइफल लेने, और 3 जो हैं हम आगे बढ़े इनसे मिलने के लिए। आई वॉज इन द लीड एंड बिहाइंड मी केम माई लिटिल आर्मी ऑफ 2, तो मैं आगे आगे था और मेरे पीछे मेरी पूरी आर्मी आ रही थी जो कि 2 बंदों पे मुश्तमिल थी। ठीक है। एज द एस्किमोस नियर्ड अस, जब वो एस्किमोस हमारे करीब आए, वी कुड सी दैट दे वर ऑल आर्म्ड विद बोज एंड एरोज, हम देख सकते थे कि वो उन हथियारों से लेस थे, जो कि हथियार के थे बोज एंड एरोज थे, तीर कमान थे। दिस बिगेन टू लुक लाइक अ टिकलिश सिचुएशन, टिकलिश सिचुएशन कहते हैं, टिकल करना तो वैसे गुदगुदी करने को कहते हैं, लेकिन सिचुएशन अगर टिकलिश है ना, तो मतलब एक ऐसी सूरत हाल है जो बड़ी मुश्किल से संभली हुई है, ज़रा सी कोई गलत हरकत हुई और कुछ गलत हो सकता है। ठीक है, ऐसी सूरत हाल जिसमें कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, उसको भी टिकलिश कहते हैं, कि कोई बहुत चांस था कि कोई एक ऐसी गलत हरकत करता और दोनों में जंग हो जाती। अब जंग क्या होती, वहाँ 5 थे या 2 थे या 3 थे, तो उसमें क्या जंग होती, बाहर लड़ाई हो जाती। वी हैड नो वे ऑफ नोइंग वेदर देयर इंटेंशंस वर फ्रेंडली और हॉस्टाइल, हमें कुछ कोई हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि जान सकें कि उनके इरादे दोस्ताना हैं या हॉस्टाइल कहते हैं हमला करने का इरादा, दुश्मनी का इरादा। तो दुश्मनी के इरादे से हैं, दोस्ती के इरादे से हैं, तो हमें पता नहीं था और कोई तरीका भी नहीं था कि हम ये मालूम करें। सर्टनली दे वर इक्विप्ड फॉर वॉर, यकीनन ये तो नज़र आ रहा था कि वो जंग के लिए तैयार हैं। हाउएवर देयर वाज नथिंग टू डू बट मीट देम फेस टू फेस, लेकिन हमारे पास कुछ बचा नहीं था कि हम उनके साथ कुछ भी करते, क्योंकि वो तो हमारी तरफ बढ़ ही रहे थे। तो फिर उनसे मुंह दर मुंह मुलाकात करना ही एक ही रास्ता था कि हम भी आगे जाके उनसे मिल के देख लें कि हो सकता है वो जंग के लिए ना आए हों। द टू पार्टीज प्रोसीडेड टू विद इन अबाउट 15 पेसेस, दोनों पार्टीज एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ी, यहाँ तक कि वो 15 कदम दूर आके खड़ी हो गई, एंड देन हॉल्टेड, और फिर रुक गई। आई टर्न्ड टू माई आर्मी एंड इंस्ट्रक्टेड देम ऑस्टेंटेशियसली टू थ्रो देयर राइफल्स ऑन द ग्राउंड, मैं जो मुड़ा अपने आर्मी की तरफ, यानी अपने दोनों बंदों की तरफ, और उनको मैंने इंस्ट्रक्शंस दी, उनको मैंने कहा, और वो इंस्ट्रक्शंस बहुत ऑस्टेंटेशियसली दी। ऑस्टेंटेशियसली मतलब ऐसे इशारे किए कि सबको नज़र आ रहा हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, दिखा के ना, बहुत वाज़ेह तौर पे दिखा के। तो वानी अपने दुश्मनों को भी दिखाना चाह रहा था कि मैंने क्या इशारा किया, क्या इशारा किया कि
टू थ्रो देयर राइफल्स ऑन द ग्राउंड, कि अपनी बंदूकें ज़मीन में फेंक दो। तो यूँ बड़े हाथ चला चला के किया होगा ताकि पीछे वाले लोग जो उसको देख रहे हैं वो देख लें कि हमारा इरादा लड़ने का नहीं है। I then turned to the Eskimos, और फिर मैं मुड़ा एस्किमोस की तरफ। Their leader, seeing this pacific move, imitated it by turning to his fellows and uttering a command. उनका जो लीडर था उसने देखा जो मैंने पैसिफिक, मामलात को ठंडा करने वाला, पैसिफाई करना, यानी कि किसी तरह से पीसफुल इन्वायरमेंट पैदा करने की कोशिश करना, किसी को ठंडा करना, ठीक है। तो जैसे बच्चे की चूसनी होती है ना, उसको पैसिफाई कहते हैं कि उसका रोना धोना किसी तरह से बंद होता है उसको चूसने की वजह से। तो मामलात को ठंडा करने के इस अमल को देखा उन्होंने, तो उस लीडर ने भी इमिटेट किया, यानी मेरे ही तरह से एक्शन किया कि वो पीछे मुड़ा और अपने फॉलोअर्स को कोई कमांड दी। एंड दे ओबेड बाय थ्रोइंग देयर बोज एंड एरोज ऑन द ग्राउंड, और उन्होंने इसकी बात मानी इस तरह से कि अपनी जो तीर कमान थे वो ज़मीन में फेंक दिए। आई वॉज अनआर्म्ड एंड एडवांस्ड टूवर्ड्स देम, मेरे पास कोई हथियार नहीं था तो मैं उनकी तरफ आगे बढ़ा। द एस्किमो लीडर ऑर्डर ऑल्सो केम आउट अलोन, और एस्किमो लीडर जो था वो भी अकेला ही मेरी तरफ आगे आया। इट इज़ रिमार्केबल हाउ accurately two men can communicate who do not speak a word of each word of a common language. ये कितनी ज़बरदस्त बात थी कि दो ऐसे लोग आपस में कितनी ही एक्यूरेटली बात करते हैं, कितनी सही तरीके से अपनी मकासद एक दूसरे को समझा देते हैं, हालांकि वो जो कि बिल्कुल नहीं बोल सकते एक दूसरे की ज़बानों का कोई भी एक लफ्ज़, या किसी ऐसी ज़बान का कोई एक लफ्ज़ जिसको दोनों जानते हों। अ वर्ड ऑफ अ कॉमन लैंग्वेज, कोई ऐसा एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते जो कि दोनों समझ सकते हो। तो एक दूसरे की ज़बान नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी कितनी अच्छे से हमने एक दूसरे से बात कर ली, बताना चाह रहे हैं। एंड हुज होल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ सीम्स अटरली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर्स, और हमारी पूरी ज़िंदगियों का तजर्बा जो था वो भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। हम पानी के जहाज़ में सफ़र करने वाले, वो बर्फ़ में स्लेजेस में सफ़र करने वाले। हम घर लकड़ी से बनाने वाले, वो घर बर्फ़ से बनाने वाले। हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए खाने पीने की चीज़ें अलग, उनकी अलग। तो बिल्कुल ज़िंदगियाँ ऐसी अलग अलग कि कॉमन लाइफ स्टाइल भी नहीं था कि एक दूसरे को इशारे से समझाने में आसानी होती। इसके बावजूद उन्होंने इतने अच्छे से एक दूसरे को अपनी बातें समझा दी, तो उस पर बड़ा हैरान हो रहे थे। Expressions of the fact, nods and shakes of the head, gestures and tones of the voice convey meaning with astonishing accuracy. कुछ फैक्ट्स के एक्सप्रेशंस, फॉर एग्जांपल उंगली से 1 2 3 4 5 करके दिखाना, ये फैक्ट का एक्सप्रेशन है ना। नॉड, सर हामी में हिलाना, एंड शेक्स ऑफ द हेड, और सर नफ़ी में हिलाना, और मुख्तलिफ तरह के जेस्चर्स और टोन्स ऑफ वॉइस, आवाज़ के उतार चढ़ाव, कि ऊंची आवाज़ करके बात करें और नीची आवाज़ करके बात करें, इससे कुछ समझ में आता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही होगी। इतनी सारी मालूमात बड़ी हैरतअंगेज़ अंदाज से, बड़ी हैरतअंगेज़ एक्यूरेसी के साथ जो है वो लोगों तक पहुंचा देती है, यानी अच्छा खासा ठीक ठीक पहुंचा देती है। इन चीज़ों की मदद से अपना अपना मकसद अच्छा खासा ठीक ठीक दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। बट दीज मीन्स आई क्विकली कन्विंस्ड द एस्किमो लीडर्स, इन अपने बाय दीज मीन्स, अपने इन तरीक़ों से, इशारों से मतलब, मैंने बहुत जल्दी ही राज़ी कर लिया उस एस्किमो के लीडर को कि आई विश टू बी हिज फ्रेंड, कि मैं उसका दोस्त बनना चाहता हूँ। एंड ही रेसिप्रोकेटेड माई विश, और उसने भी बिल्कुल बराबर से मेरे इस ख्वाहिश का जवाब दिया। रेसिप्रोकेटेड का मतलब उसने भी ऐसा ही कहा। एक बंदे ने मुझे थप्पड़ मारा, आई रेसिप्रोकेटेड, यानी मैंने भी उसको थप्पड़ मार दिया। रेसिप्रोकेट करना, जैसा सामने वाला करे वैसे ही उसने भी किया। तो जैसे मैंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं दोस्त बनना चाहता हूँ, तो उसने भी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं दोस्त बनना चाहता हूँ। सून वी वर ऑल फ्रेंडली एंड आई इन्वाइटेड देम डाउन टू आवर शिप। जल्दी हम सब दोस्ताना माहौल में आ गए थे, और मैंने उन लोगों को इन्विटेशन दिया, उनको दावत दी कि वह मेरे जहाज़ पे आए। आगे पढ़ने का दिल चाह रहा है ना, लेकिन यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो ये इनकी कहानी थी, और इसमें आगे बड़े मज़े की उन्होंने बातें की भी हैं। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो उसका आर्ब्रिज वर्जन मिलेगा मेरे ख्याल से, जिसमें कि थोड़ा बच्चों के हिसाब से उन्होंने उसको ढाला हुआ है, तो वो देखने में आपको मज़ा आएगा। इन जून 1928, एज 55, 1928 का जून थी जब ये 55 साल के थे। अमंडसन वॉज ट्रैवलिंग इन अ प्लेन ऑन अ रेस्क्यू मिशन व्हेन इट डिसअपीयर्ड। अमंडसन एक जहाज़ पे जा रहे थे, एक हवाई जहाज़ पे, किसी की मदद को निकले थे, किसी को बचाने जा रहे थे, और फिर वो जहाज़ गायब हो गया। अमंडसन एंड द रेस्ट ऑफ द क्रू वर नेवर सीन अगेन, और अमंडसन और जहाज़ के जो बाकी लोग थे वो आज तक कभी दोबारा नहीं देखे गए।
ठीक है जी, तो कहानी है यहाँ पे ख़त्म होती है। कुछ फैक्ट्स हैं, ये बड़े मज़े के फैक्ट्स हैं, से बात करते हैं। लेकिन अब ये सोचें कि अब इतना जदीद दौर आ गया है, आज तक नहीं ढूंढ सके कि अमेंडन का क्या हुआ, क्योंकि वो इतना बड़ा इलाका है। वो जो बर्फ़ का इलाका है जहाँ इनका जहाज़ जा रहा था, वो हज़ारों मील यहाँ से वहाँ तक बर्फ़ पड़ी है। और वो जहाज़ कहीं गिरा है और जहाज़ के टुकड़े बचे हुए हैं या पूरा जहाज़ बचा हुआ है, ये भी नहीं पता। और फिर वो कहाँ गिरा होगा, अब कितनी हज़ारों टन बर्फ़ उसके ऊपर अब तक जम चुकी होगी। तो अगर हम ढूंढना चाहें भी ना, तो उतना आसान नहीं है। या तो एग्जैक्टली किसी तरह से पता चल सकता हो कि वो कोई विद इन अ माइल हम बता सकें कि बस इस 1 मील के अंदर अंदर कहीं गिरा होगा, तो फिर भी किसी सूरत में हम कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए, कुछ सैटेलाइट्स यूज़ करते हुए हम शायद पिन पॉइंट कर सकें। लेकिन अभी तक भी हम इस काबिल नहीं हो सके कि जान सकें कि वो जहाज़ कहाँ गिरा था और उसको वहाँ से निकाल के ला सकें। बहरहाल, तो एंड में इन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए हुए मज़े मज़े के, कि दुनिया के 2 पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल कहलाता है, एक साउथ पोल कहलाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के उलट हैं बिल्कुल, हालांकि दोनों बहुत ठंडे हैं, लेकिन उलट अंदाज से ठंडे हैं। तो क्या फैक्ट है जी, नॉर्थ पोल पे कोई ज़मीन नहीं है नीचे, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है, जमी हुई बर्फ़ है या ऊपर से बर्फ़बारी होती है। अगर आप खोदते चले आएंगे तो नीचे पानी आ जाएगा, कि नॉर्थ पोल पे कोई ज़मीन नहीं है नीचे। इसी तरह से पोलर बेयर्स होते हैं वहाँ पे, सील्स होती हैं, वॉलरसेस होते हैं, ये नॉर्थ पोल में पाए जाते हैं। और नेटिव टू नॉर्थ पोल ये वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो पोलर बेयर साउथ पोल में नहीं रहते। साउथ पोल में आपको पोलर बेयर नहीं दिखेगा, पोलर बेयर सिर्फ नॉर्थ पोल में होता है। पोलर बेयर क्या होता है, वो वाइट कलर का बेयर होता है, बड़ा ख़तरनाक सा और खूंखार सा। और वॉलरसेस सील्स एक जैसे जानवर हैं, करीब करीब वॉलरसेस बड़े बड़े दांतों वाले होते हैं और भारी भरकम होते हैं। ये सील्स होती हैं जो कि रेंग रेंग के चलती हैं ज़मीन पे, अजीब अजीब से जिसामत के जानवर हैं ये। तो ये वहाँ पाए जाते हैं नॉर्थ पोल में, इन द मिडल ऑफ द आर्कटिक ओशन विच इज़ अ मास ऑफ शिफ्टिंग सी आइस। नॉर्थ पोल क्या है, नॉर्थ पोल आर्कटिक ओशन के दरमियान में पाया जाने वाला बर्फ़ का एक अपनी जगह बदलता हुआ बर्फ़ का समंदर जैसा है, समझ लें। आइस कैप इज श्रिंकिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और ये जो बर्फ़ है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है मौसमों की तब्दीली की वजह से। नो सनलाइट फ्रॉम सितंबर टू मार्च, सितंबर से मार्च तक यहाँ कोई रोशनी नहीं पाई जाती। यानी सितंबर से मार्च तक सिर्फ अंधेरा रहता है, यानी एक लंबी रात होती है जो बस रात ही रहती है। एंड द सन राइजेज इन मार्च एंड सेट्स इन सितंबर, फिर जब मार्च पे एक दफ़ा सूरज निकलता है तो फिर सूरज निकला ही रहता है, फिर सूरज ग्रुप नहीं होता, और जाके सितंबर में जाके फिर रात आती है। तो मार्च से सितंबर तक सिर्फ दिन ही दिन रहता है। seals have been spotted in the नॉर्थ में सील्स पाई गई हैं नॉर्थ पोल में। एंड पोलर बेयर्स एंड आर्कटिक फॉक्सेस आर समटाइम्स सीन नेबर, तो वहाँ आर्कटिक फॉक्सेस भी पाई जाती हैं, भी सफ़ेद कलर की लोमड़ियाँ होती हैं। अच्छा, नॉर्थ पोल बहुत ठंडा है, लेकिन फिर भी साउथ पोल के मुकाबले में कम ठंडा है। और अलर्ट इन दी क्विक चालुक रीजन, नूनावुत जो कनाडा में पाई जाती है एक जगह, अजीब सा नाम है, इज़ द नियरेस्ट इनहेबिटेड लैंड, इट इज़ 817 किलोमीटर अवे। 817 किलोमीटर दूर नॉर्थ पोल से एक जगह है अलर्ट। ये है वो जगह जहाँ पे कि कोई इंसान रहते हैं, इससे आगे फिर कोई और इंसान नहीं रहते नॉर्थ पोल के करीब करीब। इधर साउथ पोल के बारे में उन्होंने बताया कि ऑन दी कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका, ये एक बर आज़म है, एक ज़मीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ज़मीन है यहाँ पे, उस ज़मीन के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, वो साउथ पोल है जो ज़मीन के नीचे वाले हिस्से में पाया जाता है। तो ये समंदर से 1300 किलोमीटर के फासले पर है। द लैंड इज़ कवर्ड इन आइस, वो ज़मीन पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है। एंड स्नो 2700 मीटर से, इतनी इतनी ऊंची जम गई है बर्फ़ के 2700 मीटर मोटी बर्फ़ जमी हुई है। 2.7 किलोमीटर्स ऊंची बर्फ़ जमी हुई है वहाँ पे। नो सनलाइट फ्रॉम मार्च से सितंबर, इधर मार्च से सितंबर में सिर्फ दिन होता है, इधर मार्च से सितंबर में सिर्फ रात होती है। द सन स्टेज ऑन द हराइजन फ्रॉम सितंबर टू मार्च, यहाँ सितंबर से मार्च में सारा वक्त दिन निकला रहता है, यहाँ सितंबर से मार्च तक सारा वक्त रात रहती है, तो उलट है एक दूसरे के। कोल्डर देन नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल से ज़्यादा ठंडा होता है। साइंटिस्ट लिव ऑल ईयर राउंड इन द यूएस एमंडसन स्कॉट आइस स्टेशन, यहाँ पे एक आइस स्टेशन बनाया गया, यहाँ पे एक बर्फ़ में ज़िंदगी गुजारने के लिए एक स्टेशन बनाया गया जहाँ साइंसदान रहते हैं।
और हर साइंसदान हर वक्त नहीं रहता है, कुछ साइंसदान कुछ वक्त के लिए रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर दूसरे चले जाते हैं। तो वहाँ मुख्तलिफ तरह की रिसर्चेज हो रही हैं जो कि सिर्फ ख़ास उसी तरह के माहौल में हो सकती हैं। इतने ही ठंडे माहौल में कुछ ख़ास रिसर्चेज करनी है तो वहाँ पे वो साइंसदान जाके रह के रिसर्च करते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल है वहाँ पे जाना और ज़िंदगी गुजारना। अच्छा जी, लिचन्स एंड मॉस कैन बी फाउंड इन सम पार्ट्स ड्यूरिंग द समर। समर में जो ये चीज़ें वहाँ पे पाई जा सकती हैं। और एक चीज़ उन्होंने शायद यहाँ नहीं लिखी आपकी, वो भी हैं पेंगुइन्स भी जो हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। पेंगुइन्स नॉर्थ में नहीं मिलेंगी, साउथ में मिलेंगी। ठीक है जी। तो ये चैप्टर था, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था, मुझे तो बहुत मज़े का लगता है, इसको पढ़ के बड़ा मज़ा आता है और मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी कहीं एक्सप्लोरेशन के लिए जाऊँ। अब हम सवालों पे आ जाते हैं, और हमेशा की तरह मैं आपको याद दिलाता हूँ कि सवालों के जवाब हम चाहते हैं कि आप खुद से लिखें जनाब, ताकि आप खुद से जवाब लिख के इस बात की आदत बनाएं कि आप चैप्टर समझ के जवाब लिख सकते हैं, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, और यूँ एग्ज़ाम आपके लिए ईजी हो जाए। बग़ैर याद किए आप आराम से एग्ज़ाम में अपनी मर्ज़ी से खुद से जवाब लिख सकते हों। इसके लिए आपको करना ये होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स के हिसाब से जवाब खुद से लिखते चले जाएंगे ना आप, तो आपकी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो गलतियाँ हों वो किसी टीचर को दिखा के सही करवा लें, ताकि और पहले से बेहतर होते चले जाएँ जवाब। अगर आपके पास कोई टीचर अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इस एड्रेस पे मेल कर सकते हैं। मैंने ईमेल के लिए एड्रेस भी इसीलिए अपना दे दिया है आपको। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं समझाना शुरू करता हूँ कि सवाल में मांगा क्या है, पूछ क्या रहा है सवाल में। जवाब आप खुद लिखिएगा। Why did Emerson's mother want him to be? What did Emerson's mother want him to be? Did he follow her wishes? तो जवाब क्या है? Emerson's mother wanted him to be, सवाल के हिसाब से हमेशा जवाब लिखा जाता है। तो सवाल का जवाब शुरू ऐसे करेंगे कि जो जवाब सवाल में अल्फाज मौजूद हैं वहीं से करेंगे, लेकिन चूंकि सवाल पास्ट टेंस में है तो जवाब भी पास्ट टेंस में होगा। तो Emerson's mother wanted him to be a, ये तो आसान सी बात है ना, क्या बनाना चाहती थी, लिखा हुआ ये शुरू में। और क्या उसने उसके विशेस का ख्याल किया, तो आप जवाब ऐसे लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद कि हाँ, शुरू में उसने उसके विशेस का ख्याल किया, लेकिन जब वो मर गई तो फिर उसने कहा कि क्यों ना अब मैं अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारूं। What gave Emerson the inspiration to be an explorer? तो द स्टोरीज ऑफ द ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ना, उन्होंने इसको वो इंस्पिरेशन दी थी। अब वो कैसे तैयार किया उसने अपने आप को, तो उसने जो है वो मुख्तलिफ तरह की टीम्स ज्वाइन की, और सर्दी में सख्त सर्दी में सोता था खिड़कियाँ खोल के, और इस तरह की हरकतें करके उसने अपने आप को तैयार किया। व्हाट की स्किल्स डिड एमंसन लर्न अबाउट सर्वाइवल? ज़िंदगी में सर्वाइवल के लिए, यानी मुश्किल मौक़ों पे अपने आप को बचाने के लिए, ये सर्वाइवल कहलाता है। एमंसन ने क्या क्या की स्किल्स, क्या अहम तरीक़ेकार सीखे? तो लुक एट द 4th and 6th पैराग्राफ्स, चौथे और छठे पैराग्राफ को देखें, वहाँ पे आपको इसका जवाब मिलेगा। तो मैं दिखाता हूँ चौथा पैराग्राफ कौन सा है। तो जनाब, एक तो ये बात हो गई, ये देखिए कि मैं कलर चेंज करके दिखा दूँ आपको। देखें, एक तो ये बात हो गई कि हंटिंग स्किल्स से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और जनाब उसने और क्या सीखा था, ये देखें, ये बात हो गई कि इनके क्रू ने सीखा था यहाँ पे कि ये देखें स्लेज का इस्तेमाल। ठीक है, इसी तरह से फ़र्ज़ को वेयर करना रादर देन वेयरिंग वुलन क्लॉथ्स। तो ये कुछ बातें थी जो कि इन्होंने सीखी थी। आगे चलते हैं, तो इसके हिसाब से आप लिख सकते हैं जवाब। ठीक है, तो कोई मुश्किल नहीं रहा जवाब, जब मैंने आपको ये भी दिखा दिया कहाँ लिखा हुआ है। व्हाट मेड इट डिफ़िकल्ट टू पास थ्रू द नॉर्थ वेस्ट पैसेज, व्हाट हेल्प्ड एमंसन अचीव इट? तो सबसे पहले क्या क्यों मुश्किल था? इट वाज डिफ़िकल्ट टू पास नॉर्थ वेस्ट पैसेज बिकॉज़, क्यों मुश्किल था? क्योंकि वो अक्सर साल में जमा रहता था और बड़े जहाज़ वहाँ से गुज़र नहीं पाते थे। किस तरह से इसने यहाँ से गुज़र में कैसे कामयाब रहा? क्योंकि उसके पास एक छोटा जहाज़ था। तो ये बात यहाँ लिखेंगे, उसका जहाज़ इतना छोटा था कि वो आसानी से वहाँ से गुज़र पाता था, और पानी शैलो भी होना था, ये भी एक इसकी बुराई में आप लिखेंगे। क्यों मुश्किल था? क्योंकि पानी शैलो भी था। तो वो बच कैसे गया, या वो कैसे गुज़र गया, कैसे उसने ये मकसद हासिल किया? जहाज़ छोटा होने की वजह से। When did Amundsen get to the North Pole? ये तारीख दे के लिख लीजिएगा। Amundsen got to the North Pole, get नहीं होगा, got हो जाएगा जवाब में, और वो तारीख आके लिख दीजिएगा। What did Amundsen's companions mistake? What did Amundsen companions mistake the Eskimos for and why? Amundsen के जो साथी थे उन्होंने
किन चीज़ों के लिए समझा कि ये जो एस्किमोस थे वो क्या थे, उनको क्या समझा वो और क्यों? तो वो क्या समझा था? द अमेंशंस कंपेनियंस मिस्टुक, मिस्टेक का पास्ट टेंस होगा मिस्टुक जवाब में, क्योंकि सवाल में डेड है। मिस्टुक द एस्किमोस फॉर दी, वो जो हिरन समझ रहा था उसका नाम यहाँ लिखिएगा। क्यों समझा था? क्योंकि एक तो वो बहुत दूर थे और क्लियरली नज़र नहीं आ रहे थे और बहुत छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे थे, और इस इलाके में कोई इंसान रहता होगा ये वो सोच भी नहीं सकता था। तो इसलिए उसने सोचा कि शायद ये कोई जानवर है, तो करीब तरीन जानवर जो उसके जहन में आया उसने उसका नाम बता दिया। तो ये बात आप अपने अल्फाज में लिखिए, शाबाश। हाउ डिड एमंडसन टॉक टू द एस्किमोस, एस्किमोस से एमंडसन ने कैसे बात की? तो एमंडसन टॉक्ड टू द एस्किमोस बाय द यूज़ ऑफ, उन तमाम चीज़ों का नाम लिख दें कि उसने क्या क्या इस्तेमाल किया, जेस्चर्स से, एक्सप्रेशंस से, आवाज़ थी, ये वो सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ बताई हुई हैं। अच्छा जी, मुश्किल सवाल किया है, हाउ डिड एमंडसन डाई। अच्छा सवाल है, आप इसको तफसील से बता सकते हैं और कुछ एक्स्ट्रा बात भी बता सकते हैं अपनी तरफ से। तो एमंडसन डाइड, एमंडसन कैसे मरा था? एमंडसन डाइड करके बात जवाब शुरू करेंगे। व्हेन ही वाज गोइंग ऑन अ प्लेन, और वो सारी बात कि वो जा रहा था किसी को बचाने के लिए और फिर उसका जहाज़ से वो से आउट हो गया, रडार से गायब हो गया, कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई, और यही अंदाज़ा है, हमारा अंदाज़ा है कि उसका जहाज़ शायद कहीं गिर के तबाह हो गया। तो भाई उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से बात समझ में आ गई होगी, चैप्टर भी समझ में आ गया होगा, सवाल भी समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है, और इसी के साथ फिर हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ पूछना हो तो अगेन मुझसे आप कमेंट्स में या मुझे ईमेल एड्रेस से पूछ सकते हैं। तो किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।